क्या ये सच है? बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। क्या एम्स के डायरेक्टर का दावा सही है? तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। क्या सच में ऐसा करने से कैंसर हो जाएगा? क्या सीटी स्कैन से कैंसर होता है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि सोमवार को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया कि सीटी स्कैन करवाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर होता है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की जरूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। उन्होंने इस दावे के पीछे कई रिसर्च को बताया और इस बात पर जोर देकर कहा कि सीटी स्कैन की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए चेस्ट एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर की सलाह पर सीटी स्कैन करवाने का सुझाव दिया। शुरू में सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने आखिर ये बातें देश को क्यों बताई? उन्होंने तर्क दिया कि RT-PCR जांच में भी कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा है। जब सीटी स्कैन किया जाता है तो फेफड़ों में संक्रमण दिखाई देता है, इसीलिए लोग अपने मन से सीटी स्कैन करवा रहे हैं, जिसे डॉक्टर गुलेरिया खतरा मान रहे हैं। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40 कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। सीटी स्कैन को कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी या कंप्यूटेटेड एक्सियल टोमोग्राफी कहा जाता है। ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में करते हैं। इससे डॉक्टर को शरीर के आंतरिक अंगों को देखने में मदद मिलती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। इसीलिए कोरोना की जांच में सीटी स्कैन मदद कर रही है। लेकिन डॉक्टर गुलेरिया ने जो दावे किए हैं, क्या वो सच हैं? क्या सचमुच सीटी स्कैन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। इस खास प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर हमारे डॉक्टर्स के पैनल इसकी सच्चाई पर बात करेंगे और इस दावे को समझेंगे। तो कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है और इसको लेकर भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि इस तरह का कार्यक्रम आपके सामने लेकर आया जाए और आपको ये बताने की कोशिश की जाए कि जो भ्रम फैला हुआ है उसे किस तरह से दूर करें। कोरोना का इलाज कभी अपने आप से नहीं करें और कोरोना के लिए डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। तो पूरे देश में इन दिनों कोरोना का कहर बरपा हुआ है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,82,315 नए मामले सामने आ गए हैं। 3,780 मरीजों की मौत भी हो गई है। कोरोना खौफ के बीच लोगों में तमाम तरह के सवाल हैं और कोरोना के इलाज को लेकर भी कई दावे और सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में हमने आपको अभी सुनवाया कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सीटी स्कैन कराने से कैंसर का खतरा हो सकता है और इस खास प्रोग्राम में इस मुद्दे पर हम डॉक्टर्स के पैनल से इस बात की सच्चाई पर बात करेंगे और पता करेंगे इस दावे को किस तरह से लिया जाए। और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर मानिक शर्मा, जो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विनोद रैना भी हमारे साथ होंगे। ब्लड डिसऑर्डर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो एक डॉक्टरों का बड़ा पैनल है और एक नंबर भी हम लगातार आपको फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर कोरोना और उससे जुड़े जो भी सवाल हैं आपके, आप वो फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर के पैनल से पूछ सकते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर किसी तरह का भ्रम
ना रहे और कहीं यही भ्रम आपकी जान ना ले ले, इसलिए बहुत जरूरी है कि आज इस पर बात किया जाए। सबसे पहले डायरेक्टर राहुल भार्गव से ही हम बात करेंगे, ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राहुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, ठीक है कोरोना बीमारी हो गई आपको, कोरोना को लेकर आपने इलाज भी कराया, लेकिन बहुत सारे इसको लेकर भ्रम हैं, मिथक हैं, और उस भ्रम को लेकर लोग कभी कभी ऐसा कुछ कर जा रहे हैं जिससे उनकी जान चली जा रही है। और उसमें से एक सबसे बड़ी बात सिटी स्कैन को लेकर है। वो खुद डॉक्टर बन जा रहे हैं और खुद पहुंच जा रहे हैं सिटी स्कैन के लिए, अगर उनको लग रहा है कि कोरोना के लक्षण है। ऐसे में ये कितना खतरनाक हो सकता है? पब्लिक से ये कहना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, आप क्वेरी डाल सकते हैं। चलिए बहुत सारे डॉक्टर्स बिजी होंगे, आपकी कॉल नहीं ले रहे होंगे इस समय पे, तो आप फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं, पर पैनिक ना करें। कोरोना तो जो कर रहा है वो कर रहा है, कोरोना इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो उसने पैनिक के माध्यम से अपनी जगह हमारे दिलों में बना ली है। सबसे पहली चीज, अगर 5 दिन तक किसी को बुखार रहता है तो रहेगा, बुखार आता है, बुखार रहेगा। स्टीरॉइड नहीं लेनी। आपके चैनल के माध्यम से 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टीरॉइड मत लीजिए। स्टीरॉइड मतलब डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन की गोली स्वयं सेवन ना करें। और स्वयं सेवन अगर डॉक्टर आपको देता भी है और डॉक्टर अगर आप जागरूक नहीं है छोटी जगहों पे, तो 7 से 10 दिन से ज्यादा नहीं लेनी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका टारगेटेड सवाल है सीटी स्कैन का, जैसे गुलेरिया साहब ने भी पिछली बार कहा था, देखिए उससे थोड़ा सा ट्रुथ जो है वो बीच में है, मतलब बीच का रास्ता ढूंढना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 15% लोग ऐसे आ रहे हैं जिनका पीसीआर नेगेटिव है, पर 7वें दिन पे सिम्टम आते हैं। आप सीटी स्कैन कराओ तो सीटी स्कैन पे आपको शैडोज दिखती हैं जो कि कोविड के इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, और फिर आप सीटी स्कैन कराइए तो वो पॉजिटिव, पीसीआर कराइए तो वो पॉजिटिव आता है। एक और प्रॉब्लम देखिए, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम समझिए। एक्सरे कोविड नहीं पकड़ता। कोविड की एक अमिट छाप है सीटी स्कैन पे जो जल्द से जल्द पकड़ी जा सकती है। तो सीटी स्कैन अगर आप एक बार कराते हैं तो कोई बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं है, बट हाँ अपने आप नहीं कराना, किसी से पूछ के कराइए कि मैं कराऊं। डॉक्टर राहुल, एक सवाल यहाँ पर और बनता है। आपने कहा कि एक्सरे करवाएंगे तो कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, एक्सरे भी करवाया जा सकता है, सिटी स्कैन डायरेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको सिटी स्कैन की जरूरत है वो कब कराए सिटी स्कैन, और कौन से ऐसे कोरोना पेशेंट हैं जिनको कराने की कोई जरूरत नहीं है? अगर वो होम आइसोलेशन पे रहते हैं और आइसोलेशन के दौरान ही वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको करवाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज समझिएगा। जिसका 5वें दिन से ज्यादा बुखार चल रहा है वो अपना सीटी स्कैन कराए डॉक्टर से पूछ के, पहली बात। सिम्टम से डिसाइड होता है। फीवर 5वें 6ठे दिन पे बुखार चल रहा हो, सांस फूल रही हो, अत्यधिक खांसी आ रही हो, तब सीटी स्कैन कराना है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन पे सीटी स्कैन कराने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको 96% लोग, ये बात समझिए, बिना कुछ परेशानी के वो ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5वें 6ठे दिन तक वो ठीक हो जाएंगे। तो जो सवाल है कि कब नहीं कराना चाहिए, पहले 5 दिन में नहीं कराना, उसके बाद बुखार प्रसिस्ट करता है, सांस फूलती है, सीटी स्कैन करा लीजिए। इसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग वो है जिसका सांस फूल रही हो, बुखार आ रहा हो, पीसीआर नेगेटिव हो। आरटीपीसीआर पहले दिन कराया नेगेटिव, तीसरे दिन कराया नेगेटिव, उनका सीटी स्कैन कराने से हम ये पकड़ पाते हैं कि वो कोरोना से ग्रसित हैं या नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं को सिटी स्कैन करवाना चाहिए, डॉक्टर राहुल ने ये बताया। क्योंकि दर्शकों के लिए हमने एक फोन लाइन भी खोली है, अगर जिन दर्शकों को कोरोना को लेकर किसी तरह के भी कोई सवाल पूछने हैं तो आज हमारे साथ एक बड़ा डॉक्टर का पैनल बैठा हुआ है। आप अपने मन की शंका को दूर कर सकते हैं इन डॉक्टरों के जरिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मानिक शर्मा भी जुड़ गए हैं। मानिक जी, जिस तरह से डॉक्टर राहुल ने बताया कि सिटी स्कैन की जरूरत कब पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये सोच रहे हैं, एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर ठीक है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपकी सही नहीं आई है तो भाई ऐसा है कि तुम चले जाओ और अपना सिटी स्कैन करवा लो बिना डॉक्टर की सलाह से। ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि कहा यह गया, डॉक्टर गुलेरिया को भी हमने अभी सुना, उन्होंने कहा कि एक सिटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर है, तो इसका नुकसान कितना है?
नहीं, देखिए, किसी भी बीमारी को जानने के लिए 3 हिस्से हैं। पहला है सिम्टम, दूसरा है ब्लड टेस्ट और तीसरा है एक्सरे या सीटी स्कैन। जब आपने देख लिया, जैसे डॉक्टर राहुल ने कहा कि 5 दिन बुखार चल रहा है, ये वो टाइम है जब आपको ब्लड टेस्ट की तरफ भी बढ़ना चाहिए। ब्लड टेस्ट भी एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके थ्रू हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बारे में जान सकते हैं। जब आपको वो भी हो गया और आपके सिम्टम्स निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तब वो टाइम आता है कि सीटी स्कैन किया जाए। सीटी स्कैन के जो केवल मात्र फायदा है, केवल आपको सिवियरिटी को बताता है कि ये सिवियरिटी में कहां पर, जो कि ब्लड टेस्ट भी काफी हद तक डॉक्टर साहब, मदद इस करता पर है। आपसे जानकारी लेंगे, चूंकि कॉलर्स भी अब हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं, तो उनकी समस्याओं को भी हम सुन लेते हैं। रूपाली हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। रूपाली, आप पूछिए अपना सवाल। सर, डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को सुना है कि N95 और सर्जिकल मास्क इकट्ठा नहीं पहनना चाहिए, और उसका कारण नहीं बता रहे हैं वो। डॉक्टर मानिक, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, नहीं, ये सब बेकार की बातें लोग फैला रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि N95 के साथ ये नहीं। N95 केवल हेल्थ केयर वर्कर्स और जो समाज में सेवा कर रहे हैं, केवल उनके लिए है। बाकी सभी लोगों के लिए केवल सर्जिकल प्लाई मास्क ही इनफ है। डॉक्टर साहब, इसको लेकर भी चूंकि अब ये बात निकली है, तो जरा ये भी आपसे पूछ लिया जाए। 2 मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है कि पहले आप सर्जिकल पहने, क्योंकि अब एयरबॉर्न है कोरोना, तो ऐसे में फिर दूसरा मास्क भी ऊपर से लगाए। ये सही है क्या? ये फिर वही बात है, ये उसी के लिए सही है जो एक हाई रिस्क ग्रुप है। अगर मैं डॉक्टर हूं या मैं एक बहुत ही संक्रमित पेशेंट के लिए देखभाल कर रहा हूं, या मेरा काम ऐसा है जहां पर मैं ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहा हूं जो इस चीजों में लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए ये तरीका बताया गया है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। बट ये चीज सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, राहुल भार्गव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, डबल मास्क का इसलिए बोला जाता है कि प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जिस प्रकार के सर्जिकल मास्क आ रहे हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल इस देश में नहीं है। अगर हम अमेरिका की बात करें, N95, KN95, ये सारे मास्क की थरोली रिसर्च हुई है कि उनका माइक्रोन का पोर कितना बड़े माइक्रोन का होता है। तो जनरल पब्लिक को अगर मास्क पहनना है, पहली बात तो मास्क नेजल ब्रिज पे टाइटली फिट होना चाहिए, ताकि आपकी नोज की जो एयर है वो बाहर ना जा पाए और पार्टिकल्स को वो कैप्चर कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो वो घर पे मास्क बनाते हैं, क्योंकि हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी हुई इस देश में कि हमने डिजाइनर मास्क की तरफ चले गए जो आधे बार नाक से नीचे चले जाते थे। मास्क उस कपड़े का बनेगा जिसमें से पारदर्शिता ना हो, जिससे सूर्य की रोशनी ना देख पाए। ऐसे कपड़े का डबल मास्क पहनना आवश्यक है, जिसको आप धो सकते हैं। N95 मास्क को धोना नहीं है, ना सैनिटाइज करना है। आप उसको 3 मास्क ले लीजिए, 1 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन के बाद उसको लिफाफे में रख के या पेपर में रख के तीसरे दिन बाद यूज करिए। सर्जिकल मास्क 1 टाइम यूसेज होता है, यूज करके उसको फेंक दीजिए। ठीक है, तो अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएं, जिससे बिल्कुल अंदर की हवा बाहर ना जा सके और बाहर की हवा अंदर ना जा सके, तभी कोरोना से आपका प्रोटेक्शन होगा। डॉक्टर विनोद रैना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद रैना जी, जिस तरह से स्टेरॉइड की बात हो रही है कि लोग क्या कर रहे हैं कि कोरोना में शुरुआत के ही 5 से 7 दिन के अंदर खुद से ही जहां पर पैरासिटामोल लेना है वहां पर स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? मैडम, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आप पहले जो सीटी स्कैन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए, सीटी स्कैन बहुत जरूरी करना है, क्योंकि आज के डेट में जो इन्फेक्शन आ रहा है वो बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि 4-5 दिन में हमारे पूरे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर हम सीटी स्कैन टाइम पे नहीं करेंगे तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को खो सकते हैं। जो हमारे गुलेरी साहब कह रहे हैं कि आजकल जो सीटी स्कैन है कि भाई उसमें से 300-400 एक्सरेज का आपको रेडिएशन मिलेगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आजकल जो हमारे पास मशीन्स है वहां पर मैक्सिमम आपको
15 से 20 एक्सरेज का जो रेडिएशन है उतना ही लगता है। तो इसलिए हमको ये डिसीजन जरूर लेना है कि क्या हमने सीटी स्कैन टाइम पे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने सीटी स्कैन टाइम पे किया तो हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और बिल्कुल विनोद जी, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। कॉलर चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरुण हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। अरुण, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। जी पूछिए अरुण। अरुण अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। हम आपको सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल करिए। जी 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 मेरे बच्चे की आयु 14 वर्ष की है। पिछले 5 दिनों से उनको 98 और 99 का बुखार है और सर में हल्का दर्द है, शरीर में खुजली है। आज मैंने उसका RT-PCR टेस्ट कराया है, जिसकी अभी रिपोर्ट कल तक आएगी। तो मुझे क्या बचाव करना है, क्या मेडिसिन मैं उनके लिए ले सकता हूँ, क्या ये कोरोना के लक्षण हैं? डॉक्टर विनोद, इसका जवाब आप ही दीजिए। अरुण जी जिस तरह से पूछ रहे हैं कि बच्चा बीमार है, 98-99 बुखार है और कल उसका रिपोर्ट आ जाएगा, तो ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशन लें? हेलो, कितने साल का बच्चा है? 14 साल का सर। 14 साल का। देखिए, इस वक्त जो हमारा स्ट्रेन है ये बच्चों को इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमको सतर्क रहना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी RT-PCR जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। बेसिकली जो RT-PCR टेस्ट है वो आजकल बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिम्टम्स क्या है। अगर ब्रेथलेसनेस नहीं है और खाली बुखार है तो आपने बस खाली पैरासीटामोल यूज करना है। आप 650 mg पैरासीटामोल दिन में 3 बार ले सकते हैं। साथ में विटामिन C ले सकते हैं, साथ में आप जिंक की टैबलेट्स ले सकते हैं और खूब सारा ORS। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बहुत सारा पानी पीना। साथ में आप अगर आपको एक दवाई मिलती है जिसका नाम है आर्जिनिन, L-आर्जिनिन, उसमें 1000 mg तक अगर आप उसको सवेरे शाम खाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर इसके बाद भी बुखार कंटिन्यू चल रहा है और उसके बाद आपको दिक्कतें हो रही हैं, फिर आपको मार्कर्स की जरूरत है, फिर आपको ब्लड सैंपल देना पड़ेगा। और उसमें हम बहुत सारे मार्कर्स करते हैं जो रिस्क मार्कर्स होते हैं। उससे हमको बिल्कुल डायग्नोस पता चलेगा कि पेशेंट में अगर वायरस है वो प्रोग्रेस हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन सब बातों का ख्याल रखना होगा डॉक्टर विनोद इन्हें। और अरुण, आपने सुन लिया होगा डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है। और कहते हैं कि जो 12-14 साल के बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो शायद बहुत ज्यादा उसको दिक्कत ना हो, ऐसी हमारी कामना भी है। और तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है। लगातार नंबर कोरोना को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। कोरोना अपने आप में गंभीर बीमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देश में कोरोना के 90% मामले होम आइसोलेशन में भी ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पैनिक सिचुएशन है। और इस पर बातचीत आज हम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टरों का एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं। हमने एक नंबर भी फ्लैश किया हुआ है टीवी स्क्रीन पर, आप ये नंबर देख सकते हैं। जो दर्शक जिनके मन में भी कोरोना को लेकर कोई भी डाउट्स हो वो डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर मानक, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि बात सिटी स्कैन की भी हो रही थी और बात ये भी हो रही है कि सिटी स्कैन, जिस तरह से डॉक्टर विनोद ने कहा कि नहीं जरूरी है, सिटी स्कैन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार के स्ट्रेन में हमने देखा था कि RT-PCR की रिपोर्ट ठीक ठाक थी, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि 70% रिपोर्ट ठीक है, 30% रिपोर्ट फॉल्स आ रही है। ऐसे में क्या वजह है? क्या ये कोरोना का म्यूटेशन है, पावरफुल कोरोना हुआ है जो पकड़ में नहीं आ रहा RT-PCR के? डॉक्टर मानिक, राहुल जी से भी यही सवाल है। राहुल जी, इस बार ये कहा जा रहा है RT-PCR की रिपोर्ट 70% तो सही आ रही है, लेकिन 30% में कुछ गड़बड़ी है। क्या जिस तरह से कोरोना का म्यूटेशन हुआ है इसके पीछे की ये भी वजह हम देख सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी सेंसिटिविटी
जो पीसीआर की होती है 100 में से 70 की पकड़ने की होती है, 30 को वो छोड़ देता है। बट इस बार सिम्टम के साथ भी बहुत सारे लोग, मतलब 10 से 15% लोग, वैसे लोग जिनका बाद में चल के सीटी स्कैन में प्रॉब्लम आई और वो पीसीआर नेगेटिव थे, ऐसे 10 से 15% लोग हैं। सिम्टम आया पर पीसीआर नेगेटिव था। इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है, इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, इस समय बुखार आए, लूज मोशंस आए, सीवियर बॉडी पेन हो, थकान हो, अपने आप को आइसोलेट कर लो। पीसीआर की वेट मत करिए। तो दिल्ली बॉम्बे में पीसीआर 24 घंटे में आ जाता है, बाकी छोटी जगहों पे 7-7 दिन लग रहे हैं पीसीआर की रिपोर्ट आने में। उन 7 दिनों में आप, यानी डॉक्टर राहुल, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही आपको अगर लक्षण लगे कोरोना के तो आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने घर में। लेकिन इस वक्त एक कॉलर आ गया, उसके बाद इस पर आपसे जवाब लेंगे। अलीगढ़ से अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, पूछे डॉक्टर से अपना सवाल। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जी पूछे अशोक। मेरा सवाल ये है सर, जो डेज कैलकुलेट करते हैं कि आप कौन सा दिन है बुखार का, आज कौन सा दिन है, तो ये किस दिन से काउंट करेंगे? डे ऑफ सिम्टम से या डे ऑफ ऑनसेट से या एक्सपोजर से? डॉक्टर राहुल, जिस दिन से आपको बुखार आया, सिंपल सी बात है, 1 मई को आप मेरे से मिले, वायरस मेरे अंदर गया, 4 मई को बुखार आया, तो 4 मई पहला दिन गिनेंगे जहां से वायरस के सिम्टम आए। क्योंकि ये मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि वो 2 तारीख को हुआ था एक्सपोजर या 1 तारीख को हुआ था। ये जब एक नई दवाई रेजिन्यूरॉन करके आएगी, रेजिन्यूरॉन इंजेक्शन है, वहां पे फायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे ही एक्सपोजर होता है, वो दवाई मैं लगाता हूं इंजेक्शन, तो वो एंटीबॉडीज ऐसी प्रोड्यूस करता है कि 70 से 80% सीवियरिटी को रिड्यूस कर देता है। पर जब तक वो नहीं आती, वो एक्सपेरिमेंटल है, यूएस में अवेलेबल है। बट आपको जिस दिन पहला सिम्टम आया, शरीर में दर्द, बुखार, लूज मोशन, सर में दर्द, उसको डे 1 काउंट करिए। ठीक है, अशोक जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मानिक, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि हम सिटी स्कैन की भी बात कर रहे हैं और इस वक्त एक और चीजें हैं, स्टेरॉइड लेने की बात भी सामने आ रही है कि स्टेरॉइड्स ले रहे हैं लोग बिना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हुए, बिना उनसे बात किए हुए। ये कितना खतरनाक हो सकता है? लगता है मानिक जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम चाहेंगे कि इनसे दोबारा से संपर्क हो, लेकिन विनोद जी के पास चलेंगे। विनोद जी, यही सवाल आपसे, चूंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा था तो आप सिटी स्कैन पे जवाब दिया आपने, लेकिन स्टेरॉइड कितना खतरनाक है बिना पूछे अगर आप डॉक्टर से लेते हैं तो? बिल्कुल बहुत गलत है। हमारे देश में तो ये आप रूटीन बन गया कि भैया अगर आपको बुखार हो गया तो आप स्टेरॉइड ले लो। बहुत ही खतरनाक है ये। अगर आप मान के चले बीमार होते हैं और आप अपने आप स्टेरॉइड स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास मार्कर्स नहीं है। आपको डी डिमर का टेस्ट करना पड़ेगा, आपको फेरेटिन का टेस्ट करना पड़ेगा, आपको IL-6 का टेस्ट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे टेस्ट होने चाहिए। उसके बाद आप CRP प्रोटीन करोगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा स्टेरॉइड चाहिए, कितने mg का चाहिए, तो कितने दिन के लिए चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, खाली स्टेरॉइड आपको इलाज नहीं है। क्योंकि खाली आपको लगता है कि आप स्टेरॉइड खाओगे तो उससे आप ठीक हो जाओगे, नहीं। स्टेरॉइड खाली एंटी इंफ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन के लिए दिया जाता है। वो खाली आपकी इन्फ्लेमेशन कम करेगा, वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इस स्टेज पे आए हैं जहां पर आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे तो वहां पर आपको और भी ट्रीटमेंट चाहिए। वहां पर आपको बहुत सारे इंजेक्शंस की जरूरत है। बिल्कुल, तो स्टेरॉइड्स आप बिना डॉक्टर्स के पूछे ना लें। और डॉक्टर साहब, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स की बात हो रही है तो हम ये भी जानेंगे कि किन मरीजों को इसे So it's important to understand that remdesivir is not the. क्या रेमडेसिविर जान नहीं बचाती? क्या कोरोना के मरीजों के लिए जरूरी नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन? संक्रमण में रामबाण नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन? क्या एम्स के डायरेक्टर का दावा सच है? So it's important to understand that remdesivir is not the magic bullet
and it is not a drug which is decreasing mortality. फिर क्यों डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं? क्यों लोग हजारों रुपए खर्च कर रेमडेसिविर खरीद रहे हैं? जब रेमडेसिविर जान बचाती ही नहीं तो इसकी इतनी डिमांड क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया से लेकर अस्पतालों के बाहर मेडिकल स्टोर पर लोग रेमडेसिविर के लिए भटक रहे हैं। जान बचाने के लिए रेमडेसिविर की मांग हो रही है, लेकिन एम्स के डायरेक्टर का दावा है कि इसमें कोई जादू नहीं है और ना ही ये मौत के आंकड़ों को कम करती है। फिर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? So it's important to understand that remdesivir is not the magic bullet and it is not a drug which is decreasing mortality. However, it does have a role and therefore it is being used that we may use remdesivir because we don't have a good antiviral drug. Remdesivir was shown to be useful only in those patients who were hospitalized, who had fall in oxygen saturation and had infiltrates on the chest X-ray, usually on the 5th to 7th day. And it was then said that it could decrease the viral load or it could be useful for. रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। अमेरिकी कंपनी ने इसे तैयार किया था। 1 दशक पहले हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधित वायरस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लंबे वक्त तक इसे बाजारों में उतारने की मंजूरी नहीं मिली। कोरोना काल में इसका जीवन रक्षक इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एम्स के डायरेक्टर इसे जादुई नहीं मानते। तो अगर रेमडेसिविर में कोई दम ही नहीं है तो क्यों इसकी मांग बढ़ी है? इसी मुद्दे पर हम डॉक्टर्स के पैनल से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और किस स्थिति में। तो कोरोना काल में जिस इंजेक्शन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना के मरीजों के लिए इसे रामबाण बताया जा रहा है और महंगे दामों पर भी जरूरतमंद लोग इसे खरीद रहे हैं। लेकिन एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा है कि रेमडेसिविर कोई जादुई दवा नहीं है और मौतों को कम करने में इसका कोई योगदान नहीं है। अगर ये कोई रामबाण नहीं है तो फिर इस इंजेक्शन की इतनी डिमांड क्यों है? और इसी दावे की सच्चाई को समझेंगे अपने विशेषज्ञों से। डॉक्टर राहुल, इस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, राजेंद्र। वो कुछ सवाल करना चाहते हैं। राजेंद्र, अपना सवाल करिए। मैडम, मैं क्या कोरोना पॉजिटिव हो चुका था और इसके बाद मेरे को उन्होंने क्या कहते हैं अपनी क्वारंटीन कर दिया मैंने घर में 7 दिन और 7 दिन क्वारंटीन रहने के बाद फिर मैं दोबारा 8वें दिन जांच कराई, निगेटिव आ गया। लेकिन इसके बाद 3 दिन बाद फिर मैं पुनः वापस ऐसे हो गया। फिर इसके बाद मैं डॉक्टर से संपर्क किया, RHU हॉस्पिटल पड़ता हमारा जयपुर, तो उन्होंने सर क्या कहते हैं मुझे वो सिटी स्कैन करवाया 2। सिटी स्कैन में उन्होंने फिर निगेटिव रिपोर्ट आई, लेकिन इसके बाद भी मेरा पूरी आंखें भी लाल रहती हैं और 24 घंटा सर दर्द रहता है मेरा। डॉक्टर विनोद, इस पर आप क्या बताएंगे? राजेंद्र, देखिए दोस्त, डरने की जरूरत नहीं है। ये सिम्टम्स वापस आ रहे हैं आपके और कोई बड़ी बात नहीं री इन्फेक्शन हो रहा हो, क्योंकि इस वक्त हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां तो री इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चिंता ना करें। आप जो दवाइयां आप खा रहे हैं उनको कंटिन्यू करें। जैसे फीवर अगर आ रहा है तो फीवर का आप कंटिन्यू दवा करिए। और कुछ मार्कर्स हैं, आप डॉक्टर साहब से बात करिए, उनको बोले टेस्ट करने के लिए। टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि क्या आपकी बीमारी खत्म हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि ये अगर मान के चले RT-PCR नेगेटिव आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोरोना नहीं है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर विनोद वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने सिटी स्कैन भी करवाया है, उसमें भी चेस्ट में कुछ भी नहीं निकला है और इसके बावजूद उनको सिम्टम वही है जो कोरोना के हैं। ऐसे में कितनी दिक्कत है, एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ये समझना कि वो क्या करे इस वक्त। मैडम, ये इस वक्त ऐसा हो रहा है, इस वक्त प्रॉब्लम ऐसी हो रही है क्योंकि क्या हो रहा है कि जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं वो ठीक होते हैं, फिर उसके बाद उनकी वीकनेस बहुत देर तक रहती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वायरस इन्फेक्शन हो जाता है
वो बॉडी को कमजोर कर देता है। जो जितने भी हमारे एनर्जी की वजह से भी कभी एक बार पेशेंट को लगता है कि मेरे को फीवर आ रहा है। ठीक है, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, यानी डॉक्टर विनोद आप ये कह रहे हैं राजेंद्र जी को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो दवाइयां लेती रहे और डॉक्टर के संपर्क में रहे। डॉक्टर मानिक, हम रेमडेसिविर की बात कर रहे थे। रेमडेसिविर की बात जहां पर होती है वहां पर लोग इसको लेकर बहुत पैनिक हो जा रहे हैं। इस इंजेक्शन को लगातार ढूंढा जा रहा है, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की तरफ से भी इसे प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कोरोना के मरीजों के लिए। ये कितना जरूरी है? क्योंकि अगर डॉक्टर गुलेरिया को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि कोई मैजिक बुलेट नहीं है ये, इससे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है, सिर्फ सांस लेने में जिनको दिक्कत है उन्हीं के लिए जरूरी है। तो हम ये कहें कि इसको लेकर पैनिक ना करें लोग? जी बिल्कुल, इसको बताना बहुत जरूरी है। इस बीमारी के 3 हिस्से हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज और सीवियर डिजीज। माइल्ड डिजीज का कोई इसकी जरूरत नहीं है, चाहे वो उसके लिए कोई भी दावा करे, लेकिन जरूरत नहीं है। मॉडरेट डिजीज जो कि हमें लगता है कि शायद सीवियर की तरफ जा रही है, और वो भी जो डे 7 से लेकर डे 10, ये जो 3 दिन 4 दिन का टाइम होता है, ये उस पेशेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। अगर इस समय उसके सिम्टम्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि फर्स्ट लाइन दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी स्टेरॉइड्स, इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, और तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स तेजी से बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का स्तर तेजी से नीचे गिरते जा रहा है, केवल इन्हीं छोटे से वर्ग में, इस स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स में ही केवल रेमडेसिविर की जरूरत है। बाकी इसमें और बिल्कुल इस पर आपसे जवाब लेंगे। इस वक्त मनोज हमारे साथ देहरादून से कॉलर जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हाँ मनोज, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैम, मैं मनोज कुमार शुक्ला उत्तराखंड देहरादून से बोल रहा हूँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पड़ोस में 2-1 कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, और हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं और मिसेज भी है। मैं बच्चों को बहुत समझा बुझा के घर पे रखे हुआ हूँ और खुद भी घर पे सुरक्षित हूँ, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि हवा में इसका वायरस फैल रहा है। तो बहुत सारी भ्रांतियां तो है, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं या इस तरह से मिल रही हैं, तो हम लोग डरे हुए कि क्या ये हवा में भी फैलता है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि ये इसके सिम्टम किस तरह से हैं, अगर आस पड़ोस में हो जाता है तो हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर मानिक, इसका जवाब आप ही दीजिए। एक बहुत कंटीजियस वायरस, कंटीजियस का मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला। जब वायरस तेज फैलता है तो कहते हैं ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, लेकिन एक अभी लाइन कहते हैं ना कि वायरस हवा में है, ये साइंटिफिक सही नहीं है, इसलिए इसको मानने की बात नहीं है। लेकिन हर वक्त जहां भी निकले, आपको सजेस्ट करेंगे इन्हें? प्लीज घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनके हेलो जी सुन रहे हैं आपको। इनके सिम्टम्स कब से हैं? इनके सिम्टम्स कब से हैं? राहुल जी, इनको सिम्टम नहीं है, ये इसलिए घबराए हुए हैं कि आस पड़ोस में कोविड हो गया है। आप जिस तरह से खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि एयरबॉर्न हो गया है और शायद इनको हो जाएगा, प्रिकॉशन अपने हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन क्या करें? और देखिए, इसको समझना थोड़ा सा विस्तार से है। 2 पार्ट है इसके। एक तो कोरोना ऐसा नहीं है कि वो हवा में जंप करके आपके घर में घुस जाएगा। अगर आप मास्क पहन के रहते हैं तो कोरोना का कोई भी स्ट्रेन हो, म्यूटेंट हो, वो आपके मास्क को भेद के अंदर नहीं जाता, पहली बात। तो आप बालकनी में खड़े होकर उनसे बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए घर में हो गया, या घर में से आप अंदर बाहर जाते हैं, आपकी शॉप है और आपके घर में बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं, आप जब भी घर में आए घर में मास्क पहन के रखिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे घर में मेरी वाइफ को कोरोना हुआ, मेरे बच्चे को कोरोना हुआ, छोटा घर है उसमें रहते हैं, मास्क पहन के रहते रहे, मेरे को नहीं हुआ कोरोना। तो अगर बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर राहुल, प्रिकॉशन लेने की बेहद जरूरत है। बस यही आप कह रहे हैं कि ठीक है, आसपास हो गया, घर में भी हो गया, लेकिन आप प्रिकॉशन जरूर ले। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, लखनऊ से मुकेश है। मुकेश जी, अपना सवाल करिए आप।
जी मैम, ये हमारे बेटे को कल से जो पेट में दर्द मैम और बुखार आ रहा है। इनके बेटे को क्या उम्र है आपके बेटे की? जी 7 साल है मैम। डॉक्टर विनोद, 7 साल का बच्चा है, इनको कल से उसे पेट में दर्द है और बुखार भी आ रहा है, ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चों में इसका ज्यादा इतना असर नहीं है। उसको प्रॉपर आप उसको क्रोसिन दे सकते हैं दिन में 3 बार, और विटामिन सी दे दीजिए, और जिंक का सिरप दे सकते हैं। उससे बिल्कुल रिकवर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। लेकिन खाली आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चेक करना, एक ऑक्सीमीटर ले लीजिए, उसे ऑक्सीजन चेक करते रहिए, वो डिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ऑक्सीजन डिप नहीं करना चाहिए, और अगर डिप करता है तो फिर तो प्रॉब्लम है। इन देते हैं आप, अगर विटामिन सी देते हैं आप, अगर जिंक देते हैं तो कोई परेशानी नहीं आएगा, बिल्कुल रिकवर करेगा। और डॉक्टर विनोद, एक डॉक्टर से सलाह भी कर ले तो इनके लिए ज्यादा अच्छा है कि अगर वो रोज बरोज अपने बच्चे को लेकर सलाह मशवरा करते रहे उनके साथ। हाँ, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपको डॉक्टर की सलाह करना बहुत मैंडेटरी है। बिल्कुल। और डॉक्टर राहुल, चूंकि कॉलर्स लगातार हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारा स्टेरॉइड्स को लेकर सवाल रह गया था एक, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शुगर के पेशेंट अगर बिना पूछे डॉक्टर से स्टेरॉइड्स ले लेते हैं तो उनके लिए बेहद खतरनाक हो जाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे में अगर स्टेरॉइड्स लेते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी ले, कितना ले, क्या ले, ये क्या कैसे बताएंगे दर्शकों को आप? मैडम थोड़ा सा विस्तार में होगा, 1 मिनट में मैं बताऊंगा जी। कोरोना से आने से पहले एज अ ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई देश में था तो वो स्टेरॉइड था। स्टेरॉइड को मॉर्फिन की तरह शेड्यूल एच में डाल देना चाहिए कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, स्टेरॉइड एक ही ट्रायल बोलती है जो कि बोलती है डेक्सामेथासोन 2 mg TDS सीवियर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में 10 दिन से ज्यादा नहीं देनी। चौथी चीज, डेक्सामेथासोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इक्विवेलेंट 6 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन से ज्यादा नहीं देनी। 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन देने से फंगस इन्फेक्शन जिसे म्यूकरमाइकोसिस होता है वो होने की संभावना रहती है। और तो डॉक्टर राहुल, ये सीवियर केसेस में, जब भी डायबिटिक आदमी को, ये सीवियर केसेस में है, ये सारी चीजों का बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। माइल्ड डिजीज में पहले 5 दिन जब आपको बुखार चल रहा है, वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, अगर आप स्टेरॉइड देते हैं तो वायरस लंबे समय तक बॉडी में रहेगा। इसीलिए बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, स्टेरॉइड ना लें। और डॉक्टर जो इस बात को सुन रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से आप लोगों को डॉक्टर साहब सुन रहे होंगे। कॉलर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी मैडम, मैं 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो उसके बाद ठीक हो गया हूँ फिलहाल, तो बिल्कुल सही है, रिपोर्ट भी निगेटिव है। बट मैडम प्रॉब्लम ये है कि मेरे को वीकनेस बहुत है, अभी कमजोरी तो बहुत है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि रिकवर हो जाए जल्दी से? डॉक्टर मानिक, आप इनके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों की यही बात होती है कि कोरोना से तो वो ठीक हो गए लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है, खांसी अभी तक जा नहीं रही है, गले में खराश अब भी बना हुआ है, तो इसके लिए क्या करे वो, और ये कब तक रहेगा? देखिए, ये किसी भी वायरल इलनेस, केवल कोरोना के लिए ही नहीं है, किसी भी वायरल इलनेस के बाद एक पोस्ट वायरल माइल्जिया, एक फैटीग, एक थकावट, एक कमजोरी रहेगी। इसके लिए आपको अपने आप को पहले तो मेंटली तैयार करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी अभी अंदर है। इसका मतलब है कि जो आपके शरीर पे आक्रमण हुआ वायरस का, वो अब अपने समय ले रहा है जाने के लिए। इस समय केवल 2 चीजों का ध्यान रखें। गर्मी का मौसम है तो हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखें, पानी है, नींबू पानी है, शिकंजी है, इसको बहुत ध्यान रखें। और खाने पीने में थोड़ा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा के रखें, जिससे कि आपका बॉडी प्रोटीन बना रहे और आपको और कोई नई परेशानी ना आए। बस अगर आप इन 2 चीजों का ध्यान रखें कि पानी ज्यादा पिए और प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखें, तो ये धीरे धीरे कम होगा। इसमें कोई दवा काम नहीं करेगी, ये समय के साथ जाएगा और करीब करीब 1 हफ्ते से 10 दिन लगते हैं इसको ठीक हो जाने में।
ठीक है। डॉक्टर राहुल, एक सवाल आपसे ये है कि हमने देखा कि कोरोना के बहुत सारे मरीजों की बात जब हमने उनसे की तो ये आई कि शुरुआत के दौर में सर्दी खांसी जुकाम हुआ, वो बिल्कुल ठीक होने लगे, लेकिन अचानक से उनकी स्थिति खराब हो गई और ऐसा हुआ कि हार्ट कोलैप्स कर गया, हार्ट अटैक आ गया। इसके पीछे की क्या वजह आप देखते हैं और इस दौरान किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए जब आप ठीक हो रहे हैं और अचानक आपको इस तरह का कोई अटैक आए? इसीलिए कोविड पेशेंट्स में 10 दिन तक एंटीकोआगुलेशन, खून पतला करने की दवाई चलती है। ये जग जाहिर है कि कोविड की वजह से हमारा खून गाढ़ा होता है और लंग में वो रुक सकता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है तो दूसरे अंगों को ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी के हार्ट में, आर्टरी में थोड़ी ब्लॉकेज हो, खून गाढ़ा हो गया हो, वो उसको 100 की गति पे हार्ट को चलना था, 120 की गति पे चलना पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो कोविड के बाद ये जो प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है, मतलब जिसमें खून गाढ़ा होने की पद्धति है, वो 10 दिन तक रहती है। इसीलिए लोगों को हम एंटीकोआगुलेशन देते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना आवश्यक है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक अभी फोर्टिस में हम एक पोस्ट एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और लंग के में जो फाइब्रोसिस हुआ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर आपसे बातचीत होगी और ब्रीथ पर भी, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत किसको है किसको नहीं है, और ऑक्सीजन अगर आपका लेवल ठीक है तो उसको किस तरह से जांचे, बातचीत होगी। बलदेव इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर अलवर से जुड़ रहे हैं। बलदेव, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरे भैया के 4 दिन से बुखार हो रहा था, जुकाम खांसी भी थे। 2 दिन से जुकाम खांसी तो ठीक हो गए हैं, लेकिन बुखार उनके बार बार आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन पर। तो अभी उनका जो है RT-PCR टेस्ट या CT स्कैन करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? जो होम आइसोलेशन में रखा हुआ है हमने और डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है। कितने दिन हो गए इसको? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, आपने रिपोर्ट आपने कोरोना की टेस्ट करवाई है? नहीं, टेस्ट तो नहीं करवाया क्योंकि ऑक्सीजन लेवल तो उनका ठीक आ रहा है। ठीक है। और जुकाम खांसी उनके कम हो गए हैं, बुखार उनके आ रहा है। ठीक है, डॉक्टर मानिक हमारे साथ है। डॉक्टर मानिक, बुखार भी आ रहा है, दिक्कत इन्हें आपने सुनी कि क्या इन्होंने कहा कि मेरे भाई को ये दिक्कत है, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाया है। ऐसे में क्या करें? टेस्ट करवाए या फिर थोड़ा वेट करें, होम आइसोलेशन में रहे? क्या सलाह देंगे आप इनको? होम आइसोलेशन रहना है और टेस्ट भी कराना है। अगर 4था दिन हो रहा है तो टेस्ट कराना जरूरी है। ये बात यहाँ तक सही है, लेकिन इसके आगे का स्टेप अभी वेट करना है। आपको 1 से 2 दिन और वेट करना है। यानी 1 से 2 दिन और इस पर आपको वेट करना है, लेकिन आपको RT-PCR कराना भी जरूरी है क्योंकि तभी एक डॉक्टर सही सलाह आपको दे सकता है। डॉक्टर विनोद, चूंकि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ऑक्सीजन लेवल को आप ठीक कर सकते हैं, बहुत सबको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर आपको अपना ऑक्सीजन ठीक तरीके से देखना है तो आप थोड़ा वॉक करके देखिए, आप सांस रोक कर देखिए। तो क्या इस तरह से भी हम जांच सकते हैं कि बिल्कुल हमारा लंग्स सही तरीके से काम कर रहा है और हमें फिलहाल ऑक्सीजन की जरूरत ना हो कोरोना को भी लेकर? विनोद जी। विनोद जी तक आवाज नहीं आ रही है। राहुल जी, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि हमारे पास अब वक्त खत्म हो रहा है। आवाज विनोद जी की हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या कहेंगे इस पे हमारे दर्शकों को? एक बार रिपीट कर दीजिए। बस यही है कि अगर ऑक्सीजन लेवल आपको अपना जांचना है तो क्या करें और किस तरह से आपका जो लंग्स है वो सही तरीके से काम करे। इसके लिए जो आप एक बता रहे थे कि सांस को किस तरह से रोके, क्या करें, तो उस पर कुछ आप मशवरा देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सिंपल, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीदते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर को लगाइए। उस समय आपका हाथ कोल्ड नहीं होना चाहिए, आपका हाथ हिलते रहना नहीं चाहिए और उसका एक वेव फॉर्म आती है नीचे। जब एक ही प्रकार का पैटर्न आने लगे तब अपना सैचुरेशन देखिए। बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं कि पहली बार लगाया ऑक्सीजन सैचुरेशन लो है तो वो घबरा जाते हैं। घबराइए मत, अपना रोज 5वें दिन से ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहिए। और जरूर बात है कि योगा का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा।
मैं योग आचार्यों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि कोरोना में फाइब्रोसिस जो लंग का हो रहा है, जो स्कारिंग हो रही है, उस पे ध्यान दें और किस प्रकार से बिल्कुल कहा जा सकता है कोरोना ठीक है अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी से हम और आप मिलकर लड़ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसका विशेष तौर पर ख्याल रखें तो उस कोरोना को भी भगाया जा सकता है और आप पूरी तरह से स्वस्थ भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।